बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ का माहौल है। दीपावली अभी अभी गुजरा है, लेकिन इस बीच कलकत्ता से एक खबर आई डॉक्टर आशुतोष के जाने की। उसके पहले उनके पुत्र के जाने की खबर आई थी। पूरा मित्र मंडली हिल गया। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर आशुतोष, जो कि बंगाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वहीं से सेवानिवृत्त हुए थे, इतनी जल्दी चले जाएंगे। हमने ये कोशिश की है, यानी मंगरुआ ने अपने पोर्टल पंचायत खबर के जरिए ये कोशिश की है कि आशुतोष के मित्रों के जरिए ही समझा जाए आशुतोष के व्यक्तित्व को। हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार सिंह हैं, कहलगांव कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, आशुतोष जी के सीनियर भी रहे हैं। और गार्जियन, माने सीनियर तो गार्जियन ही होता है। एक साल दो साल सीनियर रहे तो दबंगता थोड़ी होती है, कुछ कह सकता है। तो पवन कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। पवन जी से ही समझते हैं आशुतोष के व्यक्तित्व को, छात्र जीवन से लेके अब तक के उनके जुड़ाव। जी सर। जी, जैसा आपने कहा कि आशुतोष जी का इस तरह हमारे बीच से गुजर जाना सहज विश्वास करने योग्य तो नहीं है। अब भी 3 दिन बीत गए उनके देहांत की खबर सुने। अब भी विश्वास नहीं होता है कि यह सच है। लगता है जैसे सपना देख रहा हूं, कोई बुरा सपना, और अभी नींद खुलेगी और सब वह दुखद दृश्य नजर से हट जाएगा और आशुतोष हमारे बीच उसी तरह मुस्कुराते हुए प्रकट होंगे। जैसा संतोष जी ने कहा कि छात्र जीवन में मैं उनका सीनियर था, लेकिन सीनियर होने का जो एक दुराव जैसा होता है कि सीनियर और जूनियर में कुछ गैप बन जाता है, कुछ अंतर आ जाता है व्यवहार में, ऐसा था भी और नहीं भी था। बात 1978-79 की है, जब हम छात्र आंदोलन से, जयप्रकाश आंदोलन मेरा तात्पर्य है, उसको परिणति तक पहुंचाकर जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनवा कर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों का कर्तव्य पूरा हुआ और पुनः छात्र जीवन में लौट आना चाहिए। थोड़ा मोह भंग की स्थिति भी थी कि जनता पार्टी की सरकार बनने के थोड़े ही दिनों बाद जो अंतर्विरोध प्रकट होने लगे और आपस में जब इन लोगों की टूट फूट शुरू हुई, तो हम छात्रों का, जो उस समय के सिपाही थे जेपी आंदोलन के, मोह भंग हुआ राजनीति से और हम वापस एकेडमिक जीवन में आ गए और पढ़ने लिखने में जुड़ गए। उसी समय से हॉस्टल में मैं 1 साल सीनियर था। आशुतोष, योगेंद्र, अजीत सिंह आदि हिंदी के ही छात्र थे। एक विषय का होने के कारण धीरे धीरे एक दूसरे से परिचय हुआ, जुड़ाव हुआ, और तभी से आशुतोष के लिए हमारे दिल में एक महत्वपूर्ण जगह बनती चली गई, जो समय पाकर और भी मजबूत हुआ यह संबंध और बढ़ता चला गया। अब 1 साल पहले मैं रिटायर हुआ था। 1 साल बाद इसी अप्रैल माह के अंतिम दिन आशुतोष रिटायर हुए और हम लोग योजनाएं बनाने लगे कि अब कैसे क्या।
बुढ़ापे में मौज कैसे किया जाए, कैसे घूमा फिरा जाए, देशाटन किया जाए, बिछड़े हुए मित्रों से जो लंबे लंबे अंतराल से अलग रह रहे थे उनसे कैसे मिला जुला जाए, इन्हीं सब योजनाओं में हम व्यस्त थे। और करीब करीब रोज रोज का जुड़ाव होता था, कभी फोन कॉल पर, कभी फेसबुक पर मैं सुबह 5:15 बजते बजते प्रकट हो जाता था किसी न किसी माध्यम से, या तो पढ़ रहा हूं या कुछ लिख रहा हूं। टॉयलेट से ही फेसबुक में संपर्क होता था, और या तो उनकी कोई टिप्पणी आई, कोई पोस्ट आया तो मेरी पहली प्रतिक्रिया जाती थी, उनकी कोई टिप्पणी आई, कोई पोस्ट आया तो मेरी पहली प्रतिक्रिया होती थी, या होड़ चल रही थी। जिस दिन यह दुखद घटना घटी है, हादसा हुआ है, उस दिन यह नहीं हुआ। मैं 5:15 5:30 के बीच किसी समय फेसबुक में जैसे घुसा तो वहां सन्नाटा था। कुछ लगा जैसे कुछ आज सूना सूना सा है फेसबुक, क्योंकि आशुतोष वहां नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक आध घंटे के बाद अपनी दैनिक क्रिया आदि करके चाय वाय पीकर आशुतोष से बात करूंगा, कहीं अस्वस्थ तो नहीं हो गए। दिनचर्या में बाधा आने के कारण ऐसी बात आई मेरे मन में। और उसके 2 घंटे के बाद लगभग 7 बजे मित्र रविशंकर जी का फोन आया कि भाई जी बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मैं पिछले कोविड काल से ही दुर्घटनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया हूँ। बड़े बड़े हादसे हुए हैं, अपने बहुत सारे बिछड़े कोरोना काल में, और कोरोना की समाप्ति के बाद भी उसका प्रकोप जारी है। बैठे बैठे लोग गुजर जा रहे हैं, कई अपने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और निकल लिए। मुझे कुछ वैसा ही लगा कि कोई मित्र कहीं चल बसे। मैंने पूछा, अरे खोल कर बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आशुतोष के साथ ऐसी घटना घट गई, बाप बेटे दोनों बुरी तरह झुलस गए हैं, उनका इलाज चल रहा है कलकत्ते के एक बर्न हॉस्पिटल में। सारे मित्रों को खबर करिए, जो जहां हैं जैसे हैं जल्दी से जल्दी पहुंचे। मैं व्यक्तिगत कारणों से असमर्थ था कलकत्ता प्रस्थान करने में, लेकिन सारे मित्रों को जहां जिनका नंबर था, जो आसपास थे, आसनसोल, रानीगंज, कलकत्ता और भी कलिम्पोंग आदि में, सबको खबर की गई। बहुत सारे मित्र वहां इकट्ठे हो गए और एक मित्र मंडली ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मेडिकल अपडेट आशुतोष करके, और धीरे धीरे सभी लोगों को जोड़ा और घंटे घंटे की खबर उसमें आने लगी। हम सभी हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि भगवान उसे बचाओ बचाओ। इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा कैसे बुझ जाएगा, हमारे बीच से कैसे निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं है आशुतोष जो हमें छोड़कर चला जाए। फिर 2-3 दिनों के तीसरे दिन खबर आई, दूसरे दिन, कि गौरव उनका बड़ा बेटा निरुपम नहीं रहा, गुजर गया। लेकिन आशुतोष को इस बात की खबर नहीं लगने दी गई। वहां लोग दिन भर में एक बार डॉक्टर के परमिशन से व्हाट्सएप कॉल करके हाल चाल बता दिया जाता था, मेडिकल बुलेटिन की तरह, और वही बुलेटिन हम लोगों के बीच प्रसारित होता था। परसों खबर मिली, सुबह सुबह संतोष जी ने ही बताया, मैं ऑफलाइन था उस दिन, अपनी पत्नी के इलाज के सिलसिले में सुबह से
मैंने मोबाइल फोन ऑन नहीं किया था, ऑनलाइन नहीं हुआ था। संतोष जी ने ही खबर दी कि आशुतोष जी के लिए श्रद्धांजलि प्रकट करना है। मैंने चौंक कर पूछा क्या? तो हाँ, आज 8:40 पर आशुतोष नहीं रहे। तब से आज 48 घंटे हो गए। हमारी पूरी मित्र मंडली हतप्रभ है, परेशान है, हताश है, निराश है। सब एक दूसरे को सांत्वना देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते हैं। अभी तक तो मैं औपचारिक रूप से आशुतोष को श्रद्धांजलि भी नहीं प्रकट कर पाया हूँ। आगे संतोष जी तो ये प्रश्नों ये सब लोग मेरे गार्जियन हैं। पत्रकारिता में एक सहूलियत होती है कि आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो बराबरी में बात करते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। आशुतोष हो, रविशंकर जी हो, पवन कुमार सिंह हो, डॉक्टर योगेंद्र हो। आप सब लोगों को ज्ञात है कि मगरुआ ने गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में 150 गांव की कहानी कही है। तो एक इन लोगों की मित्र मंडली कुछ ऐसी है कि एक एक की चर्चा कीजिए तब तक दूसरे के विषय में पता चलता है, दूसरे की चर्चा कीजिए तीसरे के विषय में पता चलता है। और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने गांव की कहानियां लिखी और मैं जुड़ता ही चला गया। और जिस फेसबुक की बात ये कर रहे हैं, तो मैं तो इन लोगों का मित्र नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इनके चुहलबाजी का आनंद हमेशा लेते रहता हूँ, बीच बीच में कुछ कहते रहता हूँ। आशुतोष जी इतनी जल्दी चले जाएंगे हम लोगों को भी भरोसा नहीं था। उनको बहुत कुछ करना था। और मुस्कुराता हुआ चेहरा और घुमंतु व्यक्तित्व उनकी खासियत थी। छात्र जीवन में भी ऐसे ही थे क्या? छात्र जीवन से ही आशुतोष भीड़ से अलग तो दिखते ही थे, अपने व्यवहार से, अपनी शालीनता से और अपनी क्रियाशीलता से भी। वह दो तीन प्रकार के व्यक्तित्वों का समाहार थे। साहित्य में रुचि थी, इसलिए उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के अध्यापक हुए। लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से अगर कहूं, मैं उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में सर्व प्रमुख उनका आयाम था एक एक्टिविस्ट का। छात्र आंदोलन में, जेपी आंदोलन से एक्टिविज्म शुरू हुआ हम लोगों का। मैं तो, जैसा मैंने कहा कि राजनीति से मोह भंग हुआ और मैं वापस अकादमिक दुनिया में डूब गया और एक्टिविज्म मेरा लगभग छूट गया। बहुत लंबे अरसे तक छूटा रहा। लेकिन आशुतोष एक्टिविस्ट बने रहे और दिनानुदिन उनके एक्टिविज्म में प्रखरता आती गई। बहुत उच्च बौद्धिक स्तर के तर्कशील व्यक्ति थे और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, बल्कि विभिन्न वामपंथी संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े थे। और देश के विभिन्न हिस्सों में जब भी कहीं समागम होता था, बड़ा कोई आयोजन होता था, तो एक कॉमन चेहरा होता था आशुतोष। पहचाने भी जा सकते थे दूर से, अपनी उन्मुक्त हंसी और वो दाढ़ी सलीके से सजी हुई और छोटी छोटी आंखों से, चश्मे के अंदर से वो झांकता, दिल के गहराई तक उतर जाने वाली वह आंखें, वह चेहरा। जिसने भी देखा एक बार, जिसने भी उनसे बातचीत की 2 मिनट भी, वह आशुतोष के होकर रह गए। इसीलिए इतनी इतनी व्यापक मंडली है उनकी। उनकी मौत की खबर के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर और एक दूसरे से फोन पर जो बातें उनके विषय में हो रही हैं, तो मैं दंग हूं खुद उनसे इतना निकट होने के बावजूद कि कितना सारा बड़ा समाज उन्होंने बनाया था।
जिसका आभास हमें उनके जीते जी नहीं हो। उनको कहा जाए कि उनकी गहराई को, उनके संबंधों की गहराई को बमुश्किल 30-40% मैं जानता था। अब जब वह हमारे बीच नहीं है, तो पता चल रहा है कि बाप रे बाप, कहाँ तक विस्तार पा गया था इनका व्यक्तित्व, और कहाँ तक जुड़ाव हो गया था। देश विदेश के लोग जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और प्रकट हो रहे हैं, मैं खुद नहीं जानता। मित्र का मित्र तो मित्र ही होता है, लेकिन इतने सारे अपरिचित चेहरे जिन्हें मैं आशुतोष के जीते जी नहीं जानता था, उनके गुजर जाने के बाद पता चल रहा है कि कैसे थे आशुतोष। जितना मैं जानता था उससे कई कई गुना ज्यादा। जिस बात की ओर इशारा पवन कुमार सिंह जी कर रहे हैं, असल में मरुआ भी 2009 से ही आशुतोष जी को फॉलो कर रहा है। 2009 में जैसे ये पढ़ी हुई दाढ़ी और धीर गंभीर व्यक्तित्व और की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही एक तस्वीर मुझे भी दिखाई दिया था सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। 2009 का चुनाव चल रहा होगा, तो मैंने तलाशा कि ये है कौन, क्योंकि बंगाल प्रोफाइल में बंगाल लिखा हुआ था। तो हमारी कोशिश होती है कि हर तरह के लोगों से जुड़े। तो मैंने आशुतोष से 2-3 लेख भी लिखवाया, उसके बाद संवाद होता रहा। जिसकी ओर इशारा आप कर रहे हैं सर, अपने उम्र से बड़े, अपने मित्रों के बराबर के मित्रों के साथ, और हमारी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी के बाद वो अब जो पीढ़ी साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर रही है, लेखन की दुनिया में प्रवेश कर रही है, सबके पोस्ट पर आशुतोष की कोई ना कोई टिप्पणी दिखती थी। वो सब लोग मर्माहत है, बहुत भाव विह्वल है कि कैसे ये हो गया, क्योंकि किसी को लगा नहीं होगा। पिछले साल भर से तो कभी कुछ लिखते थे, कभी किसी दिशा में, कभी नहीं। एक नेत्र को खोलने वाली बात थी कि कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, और लगता है कि कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह नहीं पा रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं जा नहीं पा रहे हैं। आपने भी ऐसा महसूस किया क्या सर? हाँ, उनके जीवन में पिछले दिनों एक बड़ा हादसा हुआ कि उनकी पत्नी कविता नहीं रही। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उसके बाद से आशुतोष के जीवन में थोड़ी अव्यवस्था जैसी हम मित्र मंडली के लोगों ने महसूस की, कि चित्त में चंचलता थोड़ी आ गई थी। एक्टिविज्म बरकरार था। कहलगांव एक बड़ा आंदोलन का गवाह रहा है, गंगा मुक्ति आंदोलन। श्री अनिल प्रकाश जी पर्यावरणविद, पर्यावरणवादी हैं। उनके नेतृत्व में गंगा में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की लड़ाई शुरू हुई, और प्रोफेसर योगेंद्र, आशुतोष, भागलपुर के रामशरण जी, उदय जी, किशन कालजयी, रविशंकर जी, ये सारे गंगा मुक्ति आंदोलन के बड़े मजबूत सिपाही रहे। जो आपने जिस तरफ संकेत किया कि उनके व्यक्तित्व में विचलन, वह, उसको मैं भटकाव नहीं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा ठौर ठिकाने की तलाश। कि जब तक उनकी सेवा रही, प्राध्यापक रहे, तब तक तो एक ठौर था कि रोज जाना है, पढ़ाना है। बच्चों से बहुत जुड़ाव था, शिष्यों से इनका। और जहां कहीं भी रहे तो मित्र मंडली और शिष्य मंडली बहुत प्रबल रही इनकी। तो जब ये सेवानिवृत्त हुए, तो हम लोगों को लगा बातचीत से और उनके सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट से, या कहीं किसी दोस्त के माध्यम से, कि वे सोच रहे हैं कि अब कहाँ रहा जाए, कहाँ मित्रों के बीच समय बिताया जाए। मैंने एक बार उनके पोस्ट पर लिखा भी था कि कहलगांव आ जाइए और मेरे साथ रहिए, हम दोनों हैं।
और तीनों मिलजुल कर रहेंगे और यहीं से मित्रों को मिलने का कार्यक्रम बनेगा। मैं भी अब मुक्त हूँ, आप भी मुक्त हैं, योगेंद्र भी इधर हाल में मुक्त हुए। तो हम लोग ये सब कर रहे थे, लेकिन उनके पोस्ट से, उनके बातचीत से लगता था कि अंदर बहुत बेचैनी है। जैसे हम लोग स्थिर हैं, ठहरे हुए जैसे हैं, वे ठहरे हुए नहीं थे, बेचैन थे। उनकी अंतर यात्रा चल रही थी और वह कोई मंजिल तलाश रहे थे, जैसा उन्होंने अपने फेसबुक के अंतिम पोस्ट में भी लिखा है, जो बहुत कुछ संकेत करता है उनकी मानसिक बेचैनी को, कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सोच नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें और किस तरफ को चलें। कवि हृदय थे आशुतोष, कविताएं भी लिखते थे। कभी जब ठहर जाएगा तो बहुत कुछ ठहर जाता है। समाज समाज का आईना होता है कवि। आशुतोष की कोई कविता आपके जहन में, अगर ऐसे छात्र जीवन में कुछ लिखा हो, आप लोगों को लगा हो, मित्रों को, कि अरे ये उभरती हुई प्रतिभा है, इसको पहचान, आज न कल ये पहचाना जाए? वैसी किसी खास कविता का मैं अभी इस मानसिकता में स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, माफ करेंगे संतोष जी। लेकिन हम लोग उनको पोंचा मारते रहते थे बराबर, जी। कि अरे भैया, जो लिखते हो उसको संग्रहित करो, छपवाओ, लोगों को भी मालूम पड़े कि एक कवि है जो चुपचाप रहता है, लिखता रहता है, फिर पता नहीं उन कविताओं का क्या कर डालता है। अभी तक आशुतोष जी की रचनाओं का कोई प्रकाशन सामने नहीं आया, और हम लोगों की योजना थी, अब तो वह योजना और प्रबल हो गई है, कि हम लोग उनकी रचनाओं पर काम करेंगे। और जो छुपी हुई है दुनिया से, साहित्य जगत से, जो उनकी रचनाएं, वह मूल रूप से कवि थे और मंच के बहुत अच्छे विचारक थे। जितना वो बोल पाते थे, उसको कलमबद्ध करने का की सलाहियत का अभाव था उनमें। बिखरा बिखरा सा जीवन था। वो कहते थे, दूर भाई जी, क्या ये मैंने आप प्रशंसा कर दिए, हमको फुला रहे हैं। हम बोलते थे, नहीं भाई, वो हीरा, हीरा को तो कोई जौहरी ही पहचानता है। तो हम लोग पाठक हैं अच्छे, आप कवि हैं अच्छे, तो आपकी अच्छी कविताओं का तो हम सराहना हम करेंगे ही। तो ये सब चलता रहता था। लेखन में मूल रूप से कवि थे, और मंच से, सभा, सेमिनार, जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, आलोड़न विलोड़न होता है, संवाद होता है, वहां के तो वह स्टार थे। कोई शक नहीं कि हम मित्र मंडली में, वक्तृत्व कला में आशुतोष का कोई जोड़ नहीं था। मंच पर जाते थे तो पूरी श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनती थी, और विचारों में भेद होने के बाद भी, अलग अलग विचारधारा के पोषक या फॉलोअर होने के बाद भी, हम कहीं न कहीं उनसे सहमत होने को बाध्य होते थे, और वह मुस्कुरा कर गहरी मुस्कान के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करते थे कि उन्होंने जो किया और कहा, उसे जन समुदाय ने स्वीकार किया। आशुतोष के व्यक्तित्व की यही खासियत थी कि मतलब ठीक है, वो जो लिखते हैं तो जानबूझ के, जैसे मंगरुआ कुछ चुभता हुआ सा लिखता है, आशुतोष भी जब कुछ लिखते थे तो चुभता हुआ सा लिखते थे। और आप वहां जाइए और कुछ कह आइए, बावजूद इसके आशुतोष धैर्य से उसकी प्रतिक्रिया देते थे। छात्र जीवन में भी ऐसे ही थे क्या, दब्बू टाइप का कुछ, दबदब के रहने वाला? आप तो कह रहे हैं कि एक्टिविस्ट हाँ, है, लेकिन हम हमको लगता है कि आशुतोष मैंने छात्र जीवन से ही थोड़ा ढेला मार दिया और पीछे हट गए टाइप। हाँ, चुप्पा किस्म का व्यक्तित्व तो था आशुतोष का। बोलते कम थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो बड़ा गहरा असर होता था उनके बोलने का। और उनकी एक्टिविज्म जिसकी चर्चा मैंने की,
वह भी छुपी हुई थी। बहुत दिनों के बाद प्रकट हुई कि ये बंदा रात में 12 बजे 1 बजे रात में निकलकर वॉल पेंटिंग करता है, वॉल राइटिंग करता है, पोस्टरें चिपकाता है भागलपुर शहर के गली मोहल्लों में, जिसकी खबर साथियों को भी नहीं थी। बहुत दिनों के बाद पता चली। हम लोगों के गुरु हैं प्रोफेसर रवि भूषण, जी जिनसे जिनसे हमें अ, एक तरह से कहें कि गुरु और शिष्य वाली दूरी हम लोगों ने जब तक छात्र जीवन में रहे तब तक वह दूरी हम लोगों ने निभाई। लेकिन ये आशुतोष हमारी जलन का कारण भी था। हम जलते थे कि ये रवि भूषण सर का दोस्त कैसे हो गया ये। और रवि भूषण सर और इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वह गुरु शिष्य वाला रिश्ता नहीं रहा, बिल्कुल बदल गया। बाद में यह रहस्य खुला कि ये दोनों एक्टिविस्ट हैं, वामपंथी एक्टिविस्ट हैं, और लगातार अपने काम में चुपचाप लगे रहते हैं, जिसकी खबर हम लोगों को पता नहीं चलती है। दिन में इस व्यक्ति के साथ टहलते हुए अगर किसी वॉल राइटिंग पर नजर जाती और हम उस पर कोई टिप्पणी करते तो ये अनजान बनकर मुस्कुरा देते। ये बहुत बाद में पता चला कि यही लड़का तो लिखता है भाई। ये इस तरह का व्यक्तित्व तो इनका था, कुछ ढका हुआ, बहुत कम उघड़ा हुआ। जी। तो ये पवन जी कह रहे थे कि सर कह रहे थे कि कहलगांव बुलाना था आशुतोष को उधर से। आशुतोष घनश्याम जी का दबाव था कि नहीं, मधुपुर में आके छात्र जीवन के दौरान जो हम लोग करते थे या उसके आगे जो करते रहे उस काम को बढ़ाना है। तो आशुतोष के चाहने वाले बहुत थे, उनके अंदर प्रतिभा भी बहुत थी, एक्टिविस्ट भी थे, कक्षा में प्रोफेसर भी थे। बड़ी बात है कि अ, विद्यासागर कॉलेज ऑफ वुमेन मैंने छात्राओं के बीच ही रहते थे। छात्राओं के बीच वाले आशुतोष से कभी जलन हुई क्या आप? छात्राओं के बीच से नहीं, बल्कि कहा जाए पूरी शिष्य मंडली और जो मित्र हमारे नहीं थे, जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए नहीं थे, उन सब की भीड़ में यह चेहरा जब होता था और घेर लिए जाते थे उन लोगों से, जब तो जलन तो होती थी जी कि लोकप्रिय किस्म का व्यक्ति तो मैं भी हूँ, मुझे भी लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन इतना चाहने वाला जिसका हो और वह बंदा जो है सकुचाया शर्माया जैसा बिल्कुल शिष्ट बनकर हमारे बीच बैठता है दुबका हुआ सा मेरे बगल में, तो मैं कभी कभी डांट भी देता था। बहुत प्यार था हम दोनों में, तो सहम जाते थे और बहुत इज्जत देते थे मुझे, दादा दादा कहते थे। और साहित्यिक बातचीत हम लोगों में कम होती थी, घरेलू बातचीत ज्यादा होती थी। पारिवारिक समाज की बात, गांव की बात ज्यादा होती थी। जलन वाली बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ कि इतना चाहे किसी व्यक्ति को कोई, यह दोस्तों को तो अखरता ही है, दूसरे जी लोग को जो हो, जी। लेकिन तो दोस्तों में जलन। जी। तो आशुतोष जी चले गए, पवन कुमार सिंह जी से बात हो रही थी। मैं बातचीत को जानबूझकर ही अधूरा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मंगरुआ ने एक संकल्प लिया है कि एक सीरीज चलाना है अगले 13 दिनों तक। तो पवन कुमार सिंह जी ने आशुतोष जी के बहुत व्यक्तित्व को लेकर, उनके छात्र जीवन को लेकर कुछ बातें कही, कुछ अनकही भी छोड़ना चाहता हूँ, ताकि अन्य लोगों से उन चीजों को कुरेद कर सामने लाया जा सके। धन्यवाद सर। हम जानते हैं, हम आप दुखी हैं, हम सब लोग एक दुखी। एक प्रसंग मैं जोड़ना चाहूंगा संतोष जी, जी सर। कि जब जब मैं कहलगांव में बस गया, मैंने अपना घर बना लिया कहलगांव में, तो उसके बाद से आशुतोष कभी आने का संजोग नहीं हुआ। मित्र मंडली के प्रायः सभी लोग आए गए, लेकिन आशुतोष नहीं आ सके थे। मैं बार बार कहता था क्या आशुतोष आएंगे नहीं मेरे घर, अभी आपको याद करती है। तो वो इधर हाल में
सितंबर के प्रथम सप्ताह में योगेंद्र जी ने एक सेमिनार कराया था हरिशंकर परसाई, तो उसमें उन्हें आना था वक्ता के रूप में, और कलकत्ते की दो और प्रोफेसर गीता दुबे और रीता चौधरी, ये भी आने वाले थे। तो इनका उस कार्यक्रम के पहले 4 दिन पहले फोन आया कि दादा, सेमिनार में मैं आ रहा हूँ, एक दिन पहले आने का सोचता हूँ। तो मैंने कहा कि एक दिन बिताइए हमारे साथ कहलगांव में। तो उन्होंने हंसकर कहा कि हाँ हाँ, वही वही योजना है कि मैं आता हूँ। गीता दुबे और रीता चौधरी दोनों हैं मेरे साथ, आप इन दोनों को विक्रमशिला महाविहार का भ्रमण करा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। इन दोनों ने नहीं देखा है। तो पहली और आखिरी बार 4 सितंबर की सुबह आशुतोष आए मेरे घर, चाय वाय पीकर फिर हम लोग गए और विक्रमशिला का भ्रमण कराए। जब भी मैं उनको टोकता था कि आइएगा नहीं कहलगांव, तो बोलते थे मरने के पहले जरूर आ जाएंगे दादा। और ऐसा वो लगता है, आए ऐसा और ऐसा गुजर लगता गए। ऐसा लगता है कि आशुतोष को इस बात का एहसास था। ये तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद जो पाबंदियां थी, उनसे मुक्त मुक्त से दिखाई देते थे। और मित्रों से संवाद तो पहले से ही कायम था, अब घूम फिर के मित्रों के बीच होना भी चाहते थे। तो जैसा कि मगरुआ ने कहा कि पवन कुमार सिंह जी से बातचीत को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले 13 दिन तक मुझे लगातार, और 13 दिन के बाद भी आशुतोष को याद करना है। तो बारी बारी से उनके मित्रों तक पहुंचने की कोशिश जारी रहेगी। सर को अभिवादन के साथ आशुतोष की यादों को सहेजने की मगरुआ की ये कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।